You are surrounded on all sides, and if you don't surrender, you will be killed. 7 मई को रात में 1:51 पर इंडियन आर्मी का सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आता है। इसमें लिखा होता है #पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। मई की इस गर्म रात में जब भारत की ज़्यादातर आबादी सो रही थी, तब इंडियन आर्म फोर्सेस पीओके के आतंकी ठिकानों पर बम गिरा रहे थे। अगली सुबह पूरी दुनिया ने देखा कि जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के परिवार का क्या हाल हुआ। इस अटैक में पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद 3 दिन तक चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। मात्र 3 दिन में यह हाल हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उनके डीजीएमओ को सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। सीज फायर की भीख देते हुए भारत ने हमले रोक दिए। All firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. लेकिन 1971 के दिसंबर में पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया था, तब उसको ऐसी भीख नसीब नहीं हुई थी। तब भारत ने पाकिस्तान के साथ 13 दिनों का युद्ध लड़ा। इस युद्ध ने साउथ एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रूस सीज फायर का क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसी तरीके से 1971 के वॉर के टाइम पे तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके राइट हैंड हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी पर भारी दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साल 1971 की ये कहानी एक महिला को लेकर मर्दों की बढ़ती इनसिक्योरिटी की भी कहानी है। उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर्स थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। और अमेरिका की पिक्चर में 2 बड़े नाम थे, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और उनके राइट हैंड हेनरी किसिंजर। इनसे 13,000 किलोमीटर दूर लहलहाते खेतों वाले भारत में इंदिरा गांधी देश की कमान संभाल रखी थी उन्होंने। एक डेवलपिंग नेशन की स्ट्रॉन्ग हेडेड प्राइम मिनिस्टर। किसिंजर और निक्सन को इंदिरा गांधी फूटे आंखों नहीं सुहाती थी। यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम अमेरिका अपने डिप्लोमेटिक फायदे के लिए पाकिस्तान को मिलिट्री और इकोनॉमिक एड सप्लाई करता था और पाकिस्तान अमेरिका की मदद से अपने ईस्ट पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। अपनी जान बचाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लाखों शरणार्थी भारत में शरण ले रहे थे। इंदिरा गांधी ये सब चुपचाप देखने को तैयार नहीं थी। ऐसे में भारत ने कहा बहुत हो गया और फिर दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। वैसे इस जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। जंग छेड़ने से पहले निक्सन और किसिंजर से मिलने इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी, लेकिन दोनों जैसे उनसे मिलने के मूड में नहीं थे। जैसे तैसे मुलाकात हुई, लेकिन इंदिरा गांधी से मिलने के बाद ये इतने चिढ़े हुए थे कि बैक स्टेज गालियां देने लगे और ये सब रिकॉर्ड पे चला गया। किसिंजर ने इंदिरा गांधी के लिए बी वर्ड का यूज़ किया, जो एक कस वर्ड होता है, गाली होती है। निक्सन ने बोला सी सकर्ड अस, पैथेटिक कहा था हम लोगों को। ये तक बोले कि इंडियन वुमेन आर द मोस्ट अनअट्रैक्टिव वुमेन इन द वर्ल्ड। और ये सब बात रिकॉर्ड हुई है, सब इनके व्हाइट हाउस के टेप्स में है। ये टेप 2020 में सामने आए। सोचे किस हद तक गिरे हुए थे ये लोग। निक्सन ने कहा था कि इंडियंस आर सेक्सलेस, नथिंग, और हंसते हुए अफ्रीकन से कंपेयर करके बोला एटलीस्ट दे हैव एनिमल चार्म, इंडियंस हैव नथिंग, पैथेटिक। इतनी गंदी सोच, लेकिन इंदिरा गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो पहले से प्लान बना चुकी थी। जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला बोला, भारत ने जवाबी हमला कर दिया और ऐसा किया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। अब अमेरिका वालों को डर लगा, ये तो सच में वॉर जीत रही है इंदिरा गांधी। तो किसिंजर ने सोचा चलो चीन को उकसाते हैं, इंडिया के बॉर्डर पर मूवमेंट करवाते हैं। पर यूएसएसआर, तब का सोवियत यूनियन, उसने बोला कि हम इंडिया के साथ हैं। फिर किसिंजर ने यूएसएसआर इंटरप्राइज नाम का एक न्यूक्लियर वेपन से लोडेड जहाज भेज दिया बंगाल की खाड़ी में। इरादा था इंदिरा गांधी को डराने का, उनको लगा डर जाएगी। पर उधर से यूएसएसआर ने भी अपना एक वॉरशिप उतार दिया इंडिया के फेवर में और अमेरिका का प्लान वहीं पे फेल हो गया। इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटी। मजेदार बात यह है कि इस पूरे सीन में एक ट्विस्ट आया। इस जंग के करीब 34 साल बाद 2005 में ये ट्विस्ट आया। उसके बारे में हम आपको इस स्टोरी के एंड में बताएंगे, लेकिन उससे पहले 1971 में इंदिरा गांधी की लीडरशिप में बांग्लादेश के जन्म का किस्सा आपको बताना शुरू करते हैं। 1971
1971 से पहले 1000 किलोमीटर का एक डिस्टेंस था जिसके बीच में भारत था। भारत में थी पीएम इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मानेक शाह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सरदारी लाल मथुरादास नंदा। इनके एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान में जनरल याह्या खान की फौज देश का राज चला रही थी। गद्दी पे बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को कठपुतली बना के बिठाया गया था। दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने जनरल ए के नियाजी को तैनात कर रखा था। दो पाकिस्तानों से घिरे भारत की पैनी नजर इस देश में हुए एक चुनाव पर बनी हुई थी। एक देश बनने के बाद पाकिस्तान में पहली बार एक ढंग का चुनाव हुआ, तमीज का। 1970 के इस चुनाव से पहले पाकिस्तान मात्र 23 सालों में 7 प्रधानमंत्री और 2 बार फौज का जो ब्लड बाथ था उसका रूल देख चुका था। 1970 का ये नेशनल असेंबली इलेक्शन अयूब खान का जो मार्शल लॉ था उसके साए में लड़ा जा रहा था। 58 में लगे इस मार्शल लॉ को बाद में याह्या खान ने हाईजैक कर लिया। इस चुनाव में वेस्ट पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी PPP वो मैदान में थी, और ईस्ट पाकिस्तान से शेख हसीना के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी अवामी लीग मैदान में थी। चुनाव के ऐसे नतीजे आए जो न तो भुट्टो के गले उतरे न याह्या के। ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटें थी तब, 160 पर अवामी लीग को जीत मिली। इधर का जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें 138 में से 80 सीटों पर ही जीत पाई PPP। ऐसे प्रचंड बहुमत के बाद तरीके से शेख मुजीब की सरकार बननी चाहिए थी, लेकिन जनरल याह्या ने इलेक्शन चुरा लिया। सिर्फ इलेक्शन नहीं चुराया बल्कि अवामी लीग पर बैन लगा दिया, लगे हाथ मिलिट्री रूल भी लगा दिया। कहते हैं कि याह्या के ऐसे स्टेप्स की वजह से ही वेस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने की जो कहानी है उसकी शुरुआत हुई। आज़ादी के बाद से ही ईस्ट और वेस्ट के बीच उर्दू और बंगाली की खाई थी। उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज माने जाने के बाद ये खाई और चौड़ी हो गई। ईस्ट का हमेशा से मानना था कि वेस्ट वाले उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके नेचुरल रिसोर्सेज लूट रहे हैं, लूट कर वेस्ट पाकिस्तान ले जा रहे हैं। इस इलेक्शन के बाद ऐसी उम्मीद थी कि जब दोनों साइड अवामी लीग वालों का राज होगा तो ईस्ट वालों के साथ न्याय होगा, लेकिन इलेक्शन लूटे जाने के बाद शेख मुजीब ने एक कसम दिलाई। उन्होंने अपने चुने हुए नेताओं को कसम दिलवाई कि बांग्लादेश से कम कुछ भी नहीं लेंगे। ये मांग याह्या और जुल्फिकार को इतनी चुभी कि 24 मार्च 1971 को पाकिस्तान की फौज ने एक सो कॉल्ड ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर दिया। ढाका की सड़कों पर टैंक उतार दिए गए। पाकिस्तानी फौज वाले स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स को मौत के घाट उतारने लगे। आम नागरिकों को मारा जाने लगा। पाकिस्तान की फौज ने मास मर्डर, मास रेप को अंजाम दिया। जब 2 महीनों तक चली पाकिस्तानी फौज की बर्बरता ने करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तब इंदिरा गांधी ने कहा कि ये तो जिनोसाइड है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी फौज ने शेख मुजीब को देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तानी जनरल्स को तो वेस्ट की ही आज़ादी पसंद नहीं थी, तो ईस्ट को तो वो क्या ही आज़ादी देते। उल्टे उन्होंने जिनोसाइड और तेज़ कर दिया। इंदिरा गांधी ने तय किया कि ये जिनोसाइड नहीं चलेगा, और इंदिरा गांधी के इस फैसले ने भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे युद्ध की शुरुआत की नींव रखी, और इंडियन आर्म फोर्सेज ने ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी को नया देश बनाने का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जमाते इस्लामी वाले वेस्ट पाकिस्तान के साथ खड़े थे। मोहम्मद यूनिस जो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के हेड हैं बांग्लादेश में, इसी जमात इस्लामी को बांग्लादेश की वहाँ पे ये सरकार बनाना चाहते हैं, इसी जमात इस्लामी की। एक तरफ जमात वाले पाकिस्तान के जिनोसाइड को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत का ये पहला युद्ध था जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ मिलकर लड़े। हुआ ये कि इलेक्शन चुराए जाने के बाद शेख मुजीब को गिरफ्तार किया गया। इस कांड ने आग में घी झोंकने का काम किया। ऐसे में मुक्ति वाहिनी यानी फ्रीडम फाइटर्स ने वेस्ट पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए। इंडिया को इसमें इसलिए शामिल होना पड़ा क्योंकि एक जिम्मेदार देश के नाते पहले तो भारत किनारे खड़े होकर जिनोसाइड नहीं देख सकता था। इसके अलावा जब ये सब शुरू हुआ तो कम से कम 1 करोड़ बंगाली भारत के बंगाल और असम जैसे राज्यों में रेफ्यूजी बनकर आ बसे। भारत तब धीमी गति से विकास करने वाला एक देश था। बावजूद इसके न सिर्फ इन 1 करोड़ लोगों को संभालने का बीड़ा उठाया गया, बल्कि मुक्ति वाहिनी के फ्रीडम मूवमेंट को भी फुली सपोर्ट किया गया। खुला समर्थन देने के दौरान 2 बातें तय की गई। पहला ये कि ईस्ट पाकिस्तान को एक आज़ाद देश बनाना है, दूसरा कि वेस्ट पाकिस्तान को कश्मीर में पूरे कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा नहीं उठाने देना। मतलब ढाका पर फतह करना है और कश्मीर से याह्या की फ़ौज को दूर रखना है।
जब ये लक्ष्य तय हुआ तो इंदिरा गांधी क्विक एक्शन चाहती थी, मतलब तुरंत हुआ। उनसे बांग्लादेश में हो रहा जिनोसाइड देखा नहीं जा रहा था, लेकिन तब फौज के मुखिया सैम का मानना था कि मॉनसून बीत जाने देना चाहिए। एक और वजह यह भी थी कि अगर मुक्ति बाहिनी और ईस्ट की जनता का विद्रोह लंबा नहीं चलता तो पाकिस्तान एक्सपोज नहीं होता और बांग्लादेश को एक देश के तौर पर मान्यता मिलने में दिक्कतें आती। लेकिन पाकिस्तानी फौज के जिनोसाइड ने दुनिया के सामने बांग्लादेश को मान्यता देने के अलावा और कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं और इन्हें आज़ादी दिलाने की तैयारी में लगी भारत की जल, थल और वायु सेना ने गर्मी के मौसम में जो ठंड में युद्ध होने वाला था उसकी तैयारी शुरू कर दी। इस बीच मुक्ति बाहिनी को भी एक प्रॉपर गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ने लायक फौज में कन्वर्ट किया गया। तैयारी चलती रही। दिसंबर के महीने में इंडिया की तैयारी देखकर पाकिस्तान ने अचानक से 3 दिसंबर 1971 को सरप्राइज अटैक कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के अंबाला, अमृतसर, उधमपुर ऐसे तमाम एयरफील्ड्स को बॉम्बार्ड किया। हमले को ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर कहा कि भारत के एयरबेसेस पर यह हमला एक्ट ऑफ वॉर है। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि आपको किस्से की शुरुआत में बताया कि भारत अपनी कमर कस रहा था, सो जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और यहीं से शुरू हुई असली जंग। एयरफील्ड्स पर हमला करके पाकिस्तान भारत के जेट्स को बर्बाद करना चाहता था, एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करना चाहता था। इनके अरमानों पर पानी फेरा इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स ने। इंडियन एयरफोर्स के हंटर्स ने इनके एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया। दोनों ही फ्रंट्स पर इंडियन एयरफोर्स की तूती बोल रही थी। भारत की तरफ से हवा में MiG-21, कैनबरा, हंटर्स ये तमाम जेट्स थे। पाकिस्तान की तरफ से F-86 सेबर जेट्स, F-104 और स्टार फाइटर्स का इस्तेमाल किया गया था। जवाबी कार्रवाई में कराची हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक करके इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। नेवी ने ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट से काट दिया और एक तरफ से दूसरी तरफ होने वाली जो सप्लाई थी वो रोक दी। जंग के पहले हफ्ते में पाकिस्तानी एयरफोर्स को इस हद तक क्रिपल कर दिया गया कि वो हमला करने लायक बचे ही नहीं। कहते हैं कि इस पूरे कैंपेन में MiG-21 की एयर सुपीरियॉरिटी की वजह से ज़मीन पर इंडियन आर्मी का बाल भी बांका नहीं हो पा रहा था। एयर सुपीरियॉरिटी का फ़ायदा उठाकर इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया और हमला बोल दिया। 9 इन्फेंट्री डिवीजन ने 3 तरफ से हमला बोला। इसमें आर्मर्ड यूनिट्स और क्लोज एयर सपोर्ट ने उनका साथ दिया और भारतीय फौज ढाका में दाखिल हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की लीडरशिप में ढाका को पाकिस्तानी आर्मी से आज़ाद कराया गया। पाकिस्तानी आर्मी ने 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया। मात्र 13 दिनों में इंडिया ने बांग्लादेश की आज़ादी की इबारत लिख दी। इस सरेंडर के दौरान पाकिस्तानी जनरल जो थे अब्दुल खान नियाजी, उनके 54,000 से ज़्यादा फौजियों ने सरेंडर किया। जो तमाम फोर्सेस थी उनकी इस तरीके से डिमोरलाइज थी और इनका सरेंडर लिया जगजीत सिंह अरोड़ा ने। सरेंडर करते हुए इन्हीं की वो वायरल तस्वीर है 1971 की जो आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं। ढाका फतह के बाद फौजियों के अलावा पाकिस्तानी नेवी के 1300 से ज़्यादा, एयरफोर्स के 833, पैरामिलिट्री के 22,000 और सरकारी जो कर्मचारी थे उनके करीब 12,000 लोगों ने सरेंडर किया। अगर टोटल जोड़ेंगे तो 93,000 पाकिस्तानियों का ये नंबर बैठता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी भी देश की फौज का ये सबसे बड़ा सरेंडर था। मात्र 13 दिनों तक चले इस युद्ध में इंडिया की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने स्पीड, लॉजिस्टिक्स और एक्यूरेसी के फ्रंट पे ऐसी ताकत दिखाई कि एक नए देश का जन्म हो गया। 16 दिसंबर को सरेंडर के दिन इंडिया ने सरेंडर का अल्टीमेटम दिया था और AK नियाज़ी की फौज ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करवाया गया। पाकिस्तान ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया। उनके 93,000 आर्म फोर्स पर्सनल को युद्धबंदी बनाया गया और युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ और देश की कमान शेख मुजीब के हाथों में सौंप दी गई। इस एक जीत ने सब कॉन्टिनेंट में बैलेंस ऑफ पावर को हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद हुए शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान के युद्धबंदियों को लौटा दिया गया। पाकिस्तान ने सीज फायर जैसे भारत की तमाम शर्तें मानी। तभी लाइन ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया गया, सीज फायर को फॉर्मलाइज किया गया। तय किया गया है कि हर मुद्दे का समाधान सिर्फ और सिर्फ इन दोनों देशों के बीच होगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा से रहा है, वो हमेशा से शिमला समझौते का उल्लंघन करता रहा है। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well.
अब आते हैं किस्से के क्लाइमैक्स पे। 2015 में हेनरी किसिंजर की एनडीटीवी से एक बातचीत हुई। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि जो गालियां दी गई थी उन्हें तब से 35 साल पहले जो कोल्ड वॉर चल रहा था उनके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। उनकी सफाई थी कि तब वो चीन के एक सीक्रेट विजिट पर गए थे, तब निक्सन प्रेसिडेंट भी नहीं बने थे और तब उनके हिसाब से भारत ने रूस वाले सोवियत यूनियन से हाथ मिला लिया था। निक्सन की ऐसी सफाई के बीच एक और बात की चर्चा होती रहती है। चर्चा इसकी कि क्या तब अमेरिकी प्रेसिडेंट बार बार इंदिरा गांधी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे और इंदिरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इसकी चर्चा हुई तो इससे जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स आई। नेटवर्क 18 की ऐसी ही एक रिपोर्ट के मुताबिक तब जब इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी तो निक्सन सख्ती से उन्हें मिलिट्री एक्शन लेने को मना कर रहे थे। कहा जाता है कि निक्सन के ऐसे बिहेव से नाराज़ इंदिरा गांधी बीच मीटिंग से बाहर चली गई। कहा यह भी जाता है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इंदिरा से बार बार संपर्क करने की कोशिश की, करीब 4 बार तो की, लेकिन चारों ही बार इंदिरा गांधी ने उनसे बात नहीं की। इस रिपोर्ट में, नेटवर्क 18 की रिपोर्ट में किसिंजर की किताब व्हाइट हाउस ईयर्स का जिक्र है। इसमें उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। नेटवर्क 18 की इसी रिपोर्ट में इंदिरा गांधी के एडवाइजर रहे पीएन धर की एक और किताब का जिक्र है। किताब का नाम है द इमरजेंसी एंड द इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें लिखा गया है कि तब इंदिरा गांधी मिलिट्री कमांडर्स और डिप्लोमेट्स के साथ जितनी व्यस्त थी उसकी वजह से निक्सन के फ़ोन कॉल्स के लिए टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट था। एक काइंड ऑफ ऑफिशियल बायोग्राफी है, कैथरीन फ्रैंक ने लिखी है, इंदिरा गांधी की बायोग्राफी है। उसमें भी इसका जिक्र है कि अमेरिका के साथ जैसा तनाव चल रहा था उसकी वजह से इंदिरा गांधी सीधी बातचीत जानबूझकर नहीं कर रही थी, इसमें देर कर रही थी। मतलब अभी डोनाल्ड ट्रंप भले ही कूद कूद के क्रेडिट ले रहे हों सीज फायर का, लेकिन एक ज़माना वो भी था जब 13 दिन के युद्ध के दौरान भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का एक फ़ोन कॉल तक रिसीव नहीं किया था, उनको तरसा दिया था, वेस्ट पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था और महज 2 हफ्ते से 1 दिन ज़्यादा में पूरी दुनिया के नक्शे में एक नया देश जोड़ दिया था।